2, 3। लोकनाथ अपनी विदाई के बाद उतरते समय सीढ़ियां गिन रहे थे। नौकरी के 30 सालों में ऊपर चढ़ते समय उन्होंने कभी सीढ़ियां नहीं गिनी थी। समय से आ जाते थे, दनाते हुए सीढ़ियां चढ़ते, ना जाने कितनों के जुड़े हुए हाथों को जरा सा हिला हिलाकर जवाब देते समय नाची सीढ़ी का कभी ख्याल ही नहीं आया। जीवन में बराबर झटके से सीढ़ियां चढ़ते रहे। ऑफिस से निकलते समय भी हुजूर के अनगिनत संबोधनों के साथ प्रणामी मुद्रा में झुकते हुए लोगों के बीच कभी जानकर और कभी अनजाने ही अपने सपाट चेहरे पर व्यस्तता की एक आध लकीर उभारने की कोशिश करते हुए स्वभावपूर्ण से निकल जाते थे। कुछ अनपहचाने चेहरों के बीच ज़्यादातर पहचाने चेहरों की बंदगी का ख्याल करते ना करते साहब सीढ़ियों से गुजरते हुए अपनी सरकारी गाड़ी में आ जाते थे। पता नहीं चलता था कि कब ड्राइवर ने झुककर सलाम ठोकते हुए कार का दरवाज़ा खोला, कब पुलिसमैन सैल्यूट करके आगे बैठा और कब साहब के रुतबे के पीछे झपर झपर करता अर्दली एक खास अंदाज में ड्राइवर और गार्ड के बीच में जाकर बैठ गया। लोकनाथ का ना कभी मन खाली रहता था और न तन। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तन का बोझ मन पर ना उतरे और मन की ऐंठ तन को दोहरा तिरहा न करे। मन नाचता था तो तन भी हट जाता था, नाचती हुई तकली के धागों की तरह। जब तन नाचता था तो मन भी नाचता बैठने लगता। यह एक उलझन थी और सलीके की उलझन। जो भी तंत्र आता वह नचाता ही रहता, यही उलझन थी। इसे लोग ऐंठ कहते थे। विदाई के समय लोग गुनगान कर रहे थे। साहब यह थे, साहब वह थे, इनका भला किया, उनका भला किया, इनसे जमकर लोहा लिया, उनको मटिया मेट कर दिया। लेकिन यह कहना नहीं भूलते थे कि अब रिटायर होने के बाद भगवान का भजन करें, आपके दिन अच्छी तरह से बीते। बराबर खींचा खींचा सा रहने वाला एक माताहत कह गया, अब अकेले में भगवान की याद के अलावा साहब के पास और आएगा ही कौन। फिर यह तो बहुत बड़ी बात है, ऐंठ तो कच्चे मन में होती है, साचे साचे राम। साहब अपने मन को सच्चा बनाए, नहीं तो रिटायरमेंट रैंक तवा आकर डसता है। लोकनाथ सब सुनते रहे। सुनना ही तो था। विदाई की बाढ़ में फंस गए थे। अपने को बचाने के लिए धैर्य की चट्टान पकड़कर चिपट गए। प्रशंसा और परोक्ष निंदा का रेला हरहराता हुआ गुजर रहा था। इस प्रशंसा और निंदा के बीच वे वर्तमान से कट गए थे। जिंदगी में ऐसे ही क्षण आते हैं जब व्यक्ति का वर्तमान उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। उसका अतीत ही उसके अंदर ज्वार की तरह उठता है। कभी कभी शरीर को भी धक्का मारकर पीछे ठेल कर ले जाना चाहता है। बचने की कोशिश में आदमी सब कुछ थरथराने लगता है। लोकनाथ 3 ही सीढ़ियां गिन पाए थे। पीछे से मक्खन जैसी चिकनी चुपड़ी बात कानों में गुदगुदाने लगी, साहब अब तो लोगों की भलाई के लिए आपको समय बहुत मिलेगा। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपका इकबाल बुलंद रहे। लोकनाथ ने पीछे मुड़कर देखना चाहा। एक झटका सा लगा। आज से पहले वे ऐसे शहर डुबोई बातों को ही सुनने के अभ्यस्त थे। खुरदरी बातों पर वे तमतमा जाते थे। आज के बाद ऐसी चिकनी चुपड़ी सुनने को शायद ही मिले। 2-4 को छोड़कर उनके बाकी मताहत चले जा चुके थे। सिर्फ राम टहल अब भी पीछे पीछे लगा हुआ था। उसके हाथों में अभी अभी साहब को पहनाए गए कुछ मालाएं थी, तरह तरह के फूल पत्तियों वाला गुलदस्ता। जून की तपन में वे अब मुरझाने लगे थे। वह बगल में गीता भी दावे था। एक छड़ी थी। लोकनाथ ने गीता के बारे में बहुत सुना था। एक आध बार जबरदस्ती उस पर प्रवचन भी सुनना पड़ा था। निष्काम कर्म योग, उनकी जिंदगी यही तो थी। सब दूसरों के लिए किया, अपने लिए तो कुछ नहीं। घर द्वार रुपया पैसा बीवी और लड़कों के नाम, अपने एकदम निहंग। निचली सीढ़ी तक लोकनाथ पहुंचे तो राम टहल पीछे आ गया। साहब मेरे लड़के वाला काम नहीं हुआ। लोकनाथ को झटका सा लगा। साहब से कुछ दूरी बनाकर चलने वाला राम टहल आज बगल में आ गया। ऐसी गुस्ताखी, ऊपर से कह रहा है एक बाल बुलंद बोहित टेढ़ी हुई। फिर न जाने कौन सा ब्रेक अंदर से लगा। लोकनाथ महसूस कर रहा है इसका स्वार्थ यहाँ भी पीछा कर रहा है। मैं रिटायर होकर जा रहा हूँ और यह अपने लड़के की नौकरी की बात कर रहा है। आदमी का स्वार्थ ही सबसे ऊपर होता है। मरते हुए आदमी से भी लोग चाहते हैं कि सांस निकलने से पहले उनके हक में दस्तखत करता जाए। लोकनाथ को पहली बार लगा कि चापलूसी स्वार्थपरता का सबसे घिनौना रूप है। चापलूस इतना शातिर होता है कि खुद तो गिरता ही है, जिससे मतलब साथा है उसे भी गिरा देता है। लोकनाथ महसूस कर रह गए। मन की मन में ही रही। सरकारी गाड़ी आखिरी बार उन्हें घर लेकर चल पड़ी। बंगले के सामने रुककर ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। आज मेम साहब के अलावा कोई नहीं निकला।
लोकनाथ तमतमाए। एक भी चपरासी नहीं एक झटके से मुख से निकला। कहाँ है सब? आज दोपहर में ही तीनों कहकर गए कि साहब की विदाई है। इसके बाद कोई नहीं लौटा। लोकनाथ को एक झटका लगा, जैसे अधिकार की तनी हुई रस्सी हाथ से सरक गई हो। तने हुए लोकनाथ धम से जमीन पर आ गए। वे धीरे धीरे आकर बरामदे में बैठ गए। सामने टेबल पर कुछ मालाएं, गुलदस्ते, गीता और छड़ी रखकर राम टहल को झटका मारता हुआ चला गया। हाथ उठाया, लेकिन पहले वाली लोच नहीं थी। आज लोकनाथ को राम टहल भी अकड़ा हुआ लगा। जब तक इकबाल बुलंद था, सब झुकते थे। आज 2 टके की हैसियत वाला पिद्दी सा राम टहल भी झटका मार रहा है। मेम साहब ने छड़ी उठाते हुए कहा, अब सुबह शाम टहलने जाइएगा, यह छड़ी काम देगी। क्या बस यही काम है मेरे पास? क्या इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि छड़ी देखकर चलना होगा? अब कौन सा दफ्तर जाना है? करनी है रिटायरमेंट के बाद चुपचाप घर बैठकर भगवान का ही तो भजन करना है। क्या मेरे पास काम ही नहीं है? रिटायर होते ही मैं बूढ़ा हो गया? मैं किसी काम का नहीं रहा। तुम भी स्वार्थी हो, नंबर 1। लोकनाथ ने अफसरी में बीबी को भी मताहत ही माना था। आज वह भी मुंह लगकर बोल रही थी। वह बेकार समझ रही है, बुढ़ा बना रही है। सुबह से शाम होते ही लोगों का मन किस कदर बदल जाता है। अरे अभी भी मैं वही हूँ, फिर भी जो सुबह था वह शाम को नहीं हूँ। यह तय तो था कि आज रिटायर होऊंगा। इस आज को लोग इंतजार कर रहे थे। क्या कि सब कुछ एक झटके में बदल गया? मैं बेकार हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं किसी लायक नहीं रहा। 2 कौड़ी का चपरासी ऐंठता हुआ चला गया। बीवी इतना चढ़कर बोलने लगी, क्या आदमी का अपना कोई वजूद नहीं? नौकरी ही सब कुछ है। फिर उन्होंने सोचा कि आदमी से उसका पद बड़ा होता है। कुर्सी पर बैठे हुए उल्लू की भी लोग जी हजूरी करते हैं। सारा तामझाम कुर्सी का है। उससे उतरने के बाद सब आबाहीन हो जाते हैं। खाली होने के कारण लोकनाथ सोच रहे थे। मेम साहब बगल में आकर बैठ गई। उन्होंने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। तसल्ली देना चाहती थी। लोकनाथ ने झटक दिया। आज तक उन्होंने दूसरों को तसल्ली दी है। जिसका एक इशारा डूबते हुए को उबार लेता था, उसे आज बीवी उबारने की कोशिश कर रही है। लोकनाथ किसी की सहानुभूति पर जिंदा नहीं रहना चाहते थे, ना बीवी की ना लड़के की। लड़का तो पहले ही करनी काट गया था, अब बीवी हावी होना चाहती है। चाय ले आऊं? नहीं। क्यों? मैं पीकर आया हूँ। देर हो गई है तो तुम्हें अब याद आई? अरे मैं चपरासी का इंतजार कर रही थी। ठीक है, उसी का इंतजार करो। अब मैं रिटायर जो हो गया हूँ, तुमको पता चलेगा, नवाबी भूल जाएगी। बैठे बैठे मजा लेती रही ना। लोकनाथ एकदम विफर पड़े थे। आज वे अपने को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका आखिरी वाक्य मीम साहब को गोली की तरह लगा। फूट पड़ी। क्या बैठे बैठे मजा ले लिया? हमेशा पैर की जूती ही समझते रहे। अफसरी के रौब में ऐठे रहे। घर में अफसरी झाड़ी रिटायर होने के बाद भी ऐठ नहीं गई। और मीम साहब तमक कर चली गई। लोकनाथ अकेले रह गए। पीछे की ओर सिर लटका लिया, पांव उठाकर टेबल पर फैला लिया। जूता मोजा अभी तक कसा था। रोज राम टहल उतारता था और आज लोकनाथ को गर्मी मालूम हुई। शरीर को ढीला ढाला करने के लिए पेटी ढीली कर दी। बहुत दिनों बाद जूता और मोजा खुद उतारा। अपना काम करने का सुख होता है, लेकिन लंबी आराम तलबी के बाद अपना काम पीड़ा देने लगता है। लोकनाथ ढलती हुई शाम की तरह निढाल हो गए। अंधेरा गहराने लगा। अपरिचित सा सन्नाटा सरकाए सरक नहीं रहा था। नौकरी के पहले रौबदाब पाने की उमड़न घुमड़न थी। नौकरी के दौरान ऐसा जबरदस्त रेला था कि थमने का नाम नहीं लेता था। अभी कल तक दरबार लगा था। लोग जाते जवाब कुछ ना कुछ करा लेना चाहते थे। आज सब खाली खाली खाली। कुर्सियों को दबोचने वाला अंधेरा उचक उचक कर लोकनाथ की तरफ बढ़ रहा था। लोकनाथ पहले भीड़ को हटाकर अकेलापन चाहते थे, वह मिल नहीं पाता था, और आज अकेलेपन को उठाकर लोगों का संग साथ चाह रहे थे, लेकिन वह उनसे सरककर दूर हो गया था। रिटायर होते ही जैसे जमीन पांव के नीचे खिसक गई और आसमान बहुत ऊपर हो गया। कल तक उन्होंने सोचा नहीं था कि वे इतने खाली, इतने अकेले और इतने बौने हो सकते हैं। नींद आने लगी तो वे कुर्सी पर थोड़ा फैल गए। एक झपकी आ गई, फिर नींद उचट गई। पूरा बंगला भाएं भाएं कर रहा था। बगल वाले बंगले में अब भी आवाजाही थी। सामने वाले बंगले से उठती हुई चहक लोकनाथ को कुरेद रही थी। वे उठकर अपने बेड पर चले गए। चादर लुडम पुडम थी। कमरे में का सामान उलट पुलट पड़ा था। लोकनाथ को बहुत खौफ थी। फिर मन महसूस कर वे लुढ़क गए। मेम साहब ने खाना लाकर रख दिया। लोकनाथ के मन में आया कि थाली उठाकर फेंक दें। यह सोचकर रह गए कि रात में पत्नी चीखेगी, बगल के लोग क्या कहेंगे। सुबह हुई। पत्नी के सिवाय कोई नहीं दिखाई दिया। चाय की तलब थी। आंख उठाकर पत्नी की ओर देखा। थोड़ी देर के बाद चाय आ गई। रात की ऐंठ सुबह तक ढीली पड़ गई। धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगे।
बाहर अखबार वाला मेम साहब से बात कर रहा था। कान लगाकर सुना। वह कह रहा था कि उपहार वाला अखबार अब नहीं दे पाएगा, साहब रिटायर हो गए हैं, इसे नए साहब को देना है। लोकनाथ को आग लग गई। अखबार के मालिक ने लाखों का काम मुफ्त में कराया था, अब एक अखबार देने को तैयार नहीं। कुछ बोलना चाहते थे, महसूस कर रह गए, छोटों के क्या मुंह लगे। फिर अब तो सारी सुविधाएं छीन जाएगी, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, अपने ही पाँव और हाथों के अलावा पेंशन का ही भरोसा रहेगा। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ यही साथ देते हैं। लोकनाथ बंगले से बाहर निकल पड़े। नवंबर की कुनकुनी किरणें पेड़ों के पीछे से जाल फेंक कर खींच रही थी। 30 सालों तक बंद हवा में घुटने के बाद खुली हवा आगे बढ़ने को उकसा रही थी। अधिकारियों के एक आध बंगले आंख मिचमिचा रहे थे, एक आध के बरामदे में नौकर गुपचुप कर रहे थे, कुछ तान कर सोए थे। एक आध ने लोकनाथ को आश्चर्य से देखा, जैसे कोई अजूबा सड़क पर आ गया। साहबों के बंगलों के बाद पार्क था। टहलने वालों के कई जत्थे थे, कुछ वकील, कुछ मास्टर, कुछ बाबू, कुछ जवान, लेकिन ज़्यादातर बुढ़े, भारी भरकम शरीर के वजन से मचकती हुई कुछ अधेड़ औरतें। वकीलों ने लोकनाथ को देखते ही लपक लिया। सवाल दर साहब, साहब आप तो रिटायर हो गए ना, अब कहाँ रहेंगे? बंगला कब खाली कर रहे हैं? क्या लड़के के पास जाकर रहने का इरादा है? लोकनाथ परेशान हो गए। अभी तक उन्होंने यह सब सोचा भी नहीं था, इसलिए साफ साफ कह गए, भाई अब तो समय है, सोचूंगा। एक ने सहानुभूति दिखाते हुए जैसे खरोचना चाहा। रिटायरमेंट के पहले एक अपना घर बनवा लेना चाहिए था, चिड़िया भी अपने लिए घोंसला बना लेती है। एक दूसरे ने उनकी ईमानदारी को ही ठोकर मारते हुए कहा, अरे कुछ व्यवस्था कर रखी होगी साहब, ऐसी ऐसी जगहों पर रहे हैं जहाँ सोना बरसता है। लोकनाथ से नहीं रहा गया, उन्होंने भी नश्तर चुकाया। लोग अपनी ही तरह तो सबको समझते हैं ना, उधर से फिर मारो। अरे बहुत से ईमानदार कहे जाने वालों को देखा है। लोकनाथ भन्ना गए। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, दो एक समझदारों ने बीच बचाव किया। लोकनाथ पार्क के दूसरे छोर पर बनी सीमेंट की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। टहलने वाले रह रहकर उन्हें अजूबे की तरह देख रहे थे। सबकी आंखें उनके शरीर में सलाख की तरह धंस गई। लोकनाथ को याद आया, उनका लड़का बहुत शरारती था। वह बचपन में पिंजरे में बंद तोते को सलाख से कोच कोच कर तड़पाता था। तोता चहचह करता हुआ फड़फड़ाता था। पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह पार्क लोकनाथ को पिंजरे जैसा ही लगा, लेकिन यहाँ निकलने के रास्ते थे। वे उठकर बाहर आ गए। फिर भी आते जाते लोगों की आंखें उन्हें घूर रही थी। वे आम लोगों के बीच अनमेल लग रहे थे। किसी दूसरे झुंड का बहका हुआ जानवर जैसे किसी दूसरे झुंड में आ जाता है तो सब मिलकर टूट पड़ते हैं। आदमी भी तो जानवर से कम नहीं, सब जंगली हैं, असभ्य हैं। लोकनाथ सबको कोसते हुए चले जा रहे थे। अब अफसरों के बंगले आ गए थे। यहाँ किसी से किसी का कोई लाग लपेट नहीं, सब अपने आप में एक द्वीप की तरह है। लोकनाथ को लगा कि अब वे सुरक्षित है। लपकते हुए अपने बंगले की ओर बढ़े। पड़ोसी के नमस्कार ने इन्हें रोक लिया। कहिए अब क्या कार्यक्रम है? अभी तो कुछ नहीं। अरे अभी तक नहीं सोचा? अब ना सोचूंगा, सोचने के लिए काफी समय। रिटायर होने से पहले सब सोच लेना चाहिए। लोकनाथ बात नहीं करना चाहते थे, आगे बढ़ने लगे, पर पड़ोसी मानने वाला नहीं था। उसने फिर सवाल दाग दिया, अब समय कैसे बीतेगा? मेरे पास बहुत काम है। तो क्या कोई प्राइवेट नौकरी कीजिएगा? जोर देकर नहीं कहते हुए लोकनाथ अपने बंगले में घुस गए। मेरे चलने फिरने, मेरी बातचीत, मेरे गुजर बसर और मेरी बेकारी की दूसरों की इतनी चिंता है? फिर सोचा 30 साल एक तरह की जिंदगी जीने के बाद दूसरे तरह के बदलाव में दिक्कत जरूर होती है। वह दिक्कत लोकनाथ को होनी चाहिए। दूसरों को क्या पड़ी है, हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। लोग अपने से अधिक दूसरों के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच में भी छल होता है। दूसरों के भाव को कम, अभाव को अधिक सोचते हैं। कोई उछाल मार गया तब भी उसमें खोट देखते हैं। फिसल कर औंध गया तो कौड़ी का 3 है। अभी तक लोकनाथ काम के बवाल में थे, अब एकदम खाली हो गए। लोकनाथ के लिए रोशनी से जगमगाते हुए कमरे में घुप अंधेरा हो गया था। यह अंधेरा काट रहा था, छूटने का कोई उपाय नहीं था। लोकनाथ जहाँ जाते वहीं कोई ना कोई सवाल खड़ा हो जाता। रिटायरमेंट, खालीपन। वे कमरे में बंद रहने लगे। सुबह खिड़कियों से झाँक कर देखते कि सामने से कौन कौन जा रहा है। शाम ढलते ही अंधेरा टहलता हुआ कमरे में आ जाता। अब इन्हें अंधेरा कुछ कुछ अच्छा लगने लगा। परेशानी यह थी कि मेम साहब बल्ब जला देती थी। कमरे के इस छोर से उस छोर तक कई बार आते जाते, जानने की कोशिश करते कि कमरा इतना बड़ा है। उन्हें लगता कि छोटे से कमरे में बहुत छोटे हो गए। कुछ दिन पहले जो अपनी ऊंचाई का खुद अंदाजा नहीं लगा पाता था, अब वह अपने बौनेपन को नापने लगा था। लोकनाथ के पास 3 महीने थे, फिर बंगला छोड़ना पड़ेगा। अगले माह से वेतन नहीं मिलेगा, पेंशन का कागज नहीं बना,
कौन इस टेबल से उस टेबल तक लेकर दौड़े। प्रोविडेंट फंड रुका हुआ है। एक कर्मचारी को बुलाकर सहेजा था। उसने घुमा फिराकर जोखा। उसका मतलब यह था कि कुछ घूस-घास चाहिए। बाहर निकलने और तरह तरह के सवाल होते थे। जिसका काम किया अब वह झांकता नहीं, जिसका नहीं किया वह गुर्राती निगाहों से घूरता है। लोकनाथ की ईमानदारी पहले आतंक बनकर घुमड़ती थी, अब वह कुछ लोगों की जुगुप्सा बन गई है। वे लोग ऐसी हिकारत से देखते हैं जैसे अब मुंह पर थूक देंगे। लोकनाथ अकेले हो गए हैं। बीवी से भी कतराने की कोशिश करने लगे। अंदर से हारने के बाद वे अपने अंधेरे में डूबते चले जा रहे थे। यहाँ कोई ना आए, ना बिजली की रोशनी, ना सूरज की किरण। अंदर ही अंदर घुन लग गया, जो चाल चाल पर खोखला बनाने लगा। आप चाहे जितने ईमानदार रहे हो, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और प्रोविडेंट फंड के लिए घुस देनी ही पड़ेगी। लोकनाथ व्यवस्था को कोसते थे। एक दिन लड़का आकर माँ को हिसाब किताब समझा गया था। इतना प्रोविडेंट फंड है, इतनी पेंशन, यह बहुत है। बाप ने ईमानदारी से रहकर खुद तकलीफ झेली, परिवार को भी झेलाया, एक मकान तक नहीं बनवाया। अब किराए के मकान में मौत होगी। लोकनाथ को लगा जिंदगी जहालत हो गई है। उन्होंने निश्चय किया कि किराए के मकान में मरें या सड़क पर, लेकिन लड़कों के पास नहीं जाएंगे। रही मौत, वह तो सबकी ही होनी है। रिटायरमेंट मौत तो नहीं। जैसे बेकारी के बाद मिली नौकरी एक नया अनुभव है, उसी तरह नौकरी के बाद रिटायरमेंट एक नया अनुभव है। एक से में आदमी घाटी से शिखर पर चढ़ता है, दूसरे में शिखर से उतरकर घाटी में आ जाता है। कम से कम इतना तो है कि आदमी का सीन काफ हट जाता है, एक आदमी भर रह जाता है। और आदमी जीने के लिए पत्थर तोड़ता है, सिर पर बोझ लादकर पहाड़ों पर चढ़ जाता है। अंधे कुएं में गिर जाने के बाद आदमी अंधेरे की ही डोर थामकर ऊपर आना चाहता है। जो बीत गई वह गुलामी थी, जो अब है उसी को आज़ादी कहते हैं। लोकनाथ अंदर जाकर सामान को पैक करने लगे। जब महीने भर बाद बंगले को छोड़ना है तो क्यों ना कल ही छोड़ दो। मीम साहब आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगी। देख क्या रही हो, जरा मदद तो करो। ऐसी क्या जल्दी है? जल्दी है तभी ना। सामान पैक करके खुद मकान ढूंढेंगे। इस अंधेरे से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहिए।